Welcome back to the own channel Brainiac Education Physics. In today's video we will discuss about the first chapter of 11th standard, that is unit and measurement. In this chapter we will talk about the new revised syllabus that is applicable for the 2022 and 23 session. Alright, there is a lot of the things that is removed from the last curriculum. So we will only discuss the new topics that we have to study in this session. All right, so let's move to the topic, and in this video we will I just teach you with the help of these slides. All right, लास्ट टाइम मैं रिटन वीडियोस जो है बनाता था, अब की बार मैंने इस स्लाइड की मदद से मैं कुछ नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों को स्लाइड की हेल्प से ही पढ़ा दूँ. ठीक है, तो आई होप आप लोगों से पसंद करेंगे, या जैसा भी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना. ऑलराइट, तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं. तो ये आपका चैप्टर 1 है. इससे पहले आपका एक और चैप्टर था पहले, फिजिकल वर्ल्ड करके, और वो चैप्टर अब हटा दिया गया है. ऑलराइट, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर अब यूनिट एंड मेजरमेंट ही है, और इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं. तो चलिए चलते हैं, देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो जो कंटेंट्स हैं हमारे इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे सबसे पहले जो नीड है हमारी मेज़रमेंट की, कि मेज़रमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. ऑलराइट, दूसरा यूनिट्स, जो भी हम जिसमें भी हम ये सारे मेज़रमेंट करते हैं वो. तीसरा फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट एंड क्वांटिटीज़, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़. ऑलराइट, एंड थर्ड इज़ द डायमेंशन. ऑलराइट, और इसमें एक फिफ्थ और है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर. ये छोटा सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर. ऑलराइट, ये आपका फिफ्थ टॉपिक भी है. ये मैं यहाँ स्लाइड में इंक्लूड करना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है. इन 5 टॉपिक्स में आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है कवर हो जाएगा, तो इनके बारे में हम यहाँ आज बात करेंगे. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में मेज़रमेंट को किस तरह से हमें ज़रूरी होता है मेज़रमेंट. ठीक है, सपोज़ करिए आप कुछ सामान लेने शॉप पर जाते हैं. ठीक है, आप कोई भी सामान लेने शॉप पर गए तो आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. ऑलराइट, जो भी आप सामान ले रहे हैं, सपोज़ करिए आप कोई भी आप दाल ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, गेहूँ लेने गए, या कुछ भी एनीथिंग जो भी आप लेने गए हैं, तो आपको दुकान वाले को बताना पड़ेगा, शॉपकीपर को आपको बताना पड़ेगा कि आपको सामान कितनी क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको सामान को मीज़र करके देगा. ठीक है, हर चीज़ जो भी आप, अगर आप कोई पैकेट भी ले रहे हैं तो पैकेट में भी वो मीज़र्ड क्वांटिटी है जो आपको मिल रही है वहाँ पे. तो विदाउट मेज़रमेंट तो कुछ भी आपका चल नहीं पाएगा. ठीक है, हमारे डेली बेसिस में मेज़रमेंट इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर आप सोचें कि हम विदाउट मेज़रमेंट चलें तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं रह पाएंगी. इवन अपने आप घर में भी अगर देखें तो हर चीज़ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है. ठीक है, तो मेज़रमेंट का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है. इसके बिना हम अपनी लाइफ को जो है एज्यूम भी नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ कैसी होगी. तो यहाँ पर हम क्या क्या जो है अपने मेज़र करते हैं. देखिए, मेज़रमेंट ऑफ मास है, मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम है. वॉल्यूम मींस, देखिए जहाँ हम मास, किसी भी मास क्या है ये डिस्कस हम आगे करेंगे. जो टोटल मैटर है किसी भी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, ये हमें मास बताता है. ठीक है, तो जितनी भी हमारी सॉलिड चीज़ें हैं,
ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया दाल चावल गेहूँ, या कोई आप लोहा लकड़ी या कुछ ऐसा भी खरीद रहे हैं, ये सब इनको हम मास में जो है काउंट करते हैं। जबकि जो हमारी लिक्विड चीज़ें हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है हम उसे मास में नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लिक्विड्स हैं उनको हम वॉल्यूम में लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फैक्टर आ जाता है वहाँ पे, तो वेरिएशन आ जाएंगे चीज़ों में, इसीलिए हमें सेम क्वांटिटी में चीज़ें मिले, इसलिए हम लिक्विड के केस में वॉल्यूम का जो है फैक्टर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के यूनिट जो है यूज़ कर रहे हैं। तो लिक्विड के केस में जैसे आप दूध लेने गए, तो हाँ, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली आप कहेंगे कि मुझे 1 kg ऑफ मिल्क चाहिए, ठीक है, और वो दे भी देगा आपको, लेकिन वो 1 kg नहीं होगा, वो 1 लीटर ही होगा। ठीक है, नॉर्मली बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे या बच्चे कहेंगे नहीं हम 1 लीटर, बिल्कुल, लेकिन नॉर्मल बोलचाल में 1 किलो चल जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो चलता है। ऑलराइट, तो जहाँ तक है, अब जैसे कि आप शॉपकीपर से कहें कि मुझे 1 किलोग्राम जो है ऑयल चाहिए, ठीक है, वो वेइंग मशीन पे रख के आपको 1 किलोग्राम ऑयल दे देगा, ठीक है, और उसमें हमारा फ़ायदा भी है। भाई, जो आपको रिफाइंड का पैकेट आता है, या जो आपको पता है कि जो बोतल है ना, बोतल में जो ऑयल आता है, सही है, तो 1 लीटर की बोतल होती है, 1 लीटर की, तो वो बोला जाता है कि इसमें भाई 900 जो है ग्राम्स है, ठीक है, और 1 किलोग्राम में हमें कितने मिलते हैं, 1000 ग्राम। तो हम 1 किलोग्राम ऑयल लेते हैं दुकान वाले से, ठीक है, ये सॉरी 1000 ग्राम्स, ओके, तो हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इसलिए कि जो ऑयल की डेंसिटी है वो वाटर की जो डेंसिटी है या उसका जो मास है उससे मतलब वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, इसलिए ऐसा चल रहा है। देखिए, मास इज इक्वल टू क्या है, मास इज इक्वल टू जो होता है सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये हम सब ने पढ़ा है पहले ही। तो अगर हम मास कैलकुलेट करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो देखी जाती है वो वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसीलिए 1 किलोग्राम में ऑयल ज़्यादा आ जाता है। लेकिन यही केस अगर आप पेंट के साथ, सपोज करो आप कहने लगो कि मुझे चाहिए पेंट और मुझे 1 किलोग्राम पेंट चाहिए, तो 1 लीटर के मुकाबले 1 किलोग्राम पेंट कम आएगा, क्योंकि ऑयल जो पेंट है ना वो भारी है वाटर से। तो ये आप करके देखिएगा, ठीक है। तो ये वेरिएशंस हैं, इसीलिए हम जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं उन्हें किस में हम वॉल्यूम में नापना पसंद करते हैं, ताकि सबको सेम वॉल्यूम मिले। ऑलराइट, इसके बाद आपका लेंथ का मेज़रमेंट है, उसके बाद टेम्परेचर का मेज़रमेंट है। तो ये सारी जो है बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मेज़रमेंट हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब आगे आ जाते हैं। तो ये नीड ऑफ मेज़रमेंट, हमने इसी के बारे में बात करी कि हम मेज़र क्यों करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आगे और देख लें। देखिए, फ़िज़िक्स की बात करें तो सपोज़ करिए हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है। वो आपका सिंपल पेंडुलम का जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है जिसमें हम जी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें बिल्कुल बिना काउंट करे कोई चीज़ें ले लेंगे या रैंडम ले लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारा प्रैक्टिकल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो मेज़रमेंट कैसा होना चाहिए? एग्जैक्ट मेज़रमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि वेरिएशन, अरे किसी के लिए वैल्यू कुछ आ रही है तो किसी के लिए कुछ आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जा सकती है, ठीक है। तो फिज़िक्स के केस में यही वो बोल रहा है कि हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या करने पड़ते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे सबसे पहला। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हमें मेज़रमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि मास हो गया, जैसे टाइम है, प्रेशर है, या कुछ भी ऐसी कोई भी क्वांटिटी है वो हमें मेज़र करना पड़ेगा।
और जो थ्योरीज़, जो वेरिफिकेशन लॉज हम बना रहे हैं, उसमें भी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सपोज़ करें आपसे बोला जाए कि आपको 10 ग्राम कोई चीज़ लेनी है। अब मेज़रमेंट के आपके पास एक्यूरेट प्रोसीजर है नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे 10 ग्राम वैल्यू की कोई चीज़ लेनी है? अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर मेज़रमेंट होना तो ज़रूरी है ही, साथ में ऐसी क्वांटिटी भी हमें चाहिए जो हमें एग्जैक्ट मेज़रमेंट दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी ने अपनी अलग वैल्यू ले रखी है, कोई कह रहा है 1 किलोग्राम मास, मैं तो इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी है ये हमने देख लिया। इसके अलावा फैक्टर क्या कहते हैं कि जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं वो जिस क्वांटिटी से होने चाहिए वो सबके लिए फ़िक्स होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं है, वेरिएशन नहीं होने चाहिए वहाँ पे। क्योंकि अगर कोई वेरिएशन आता है तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं रह पाएगी। ऑलराइट, तो फिज़िक्स में मेज़रमेंट हम एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, वहाँ हमें मेज़रमेंट की पूरी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज़, अब हम यहाँ से मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा नीड ऑफ मेज़रमेंट यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक्स के बारे में जो हमें पढ़नी चाहिए। हम यहाँ तक हमने ये पता कर लिया कि मेज़रमेंट जो है उसकी नीड क्या है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में। फ़िज़िकल क्वांटिटी, देखिए फ़िज़िकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिन्हें आप एग्जैक्ट नंबर में काउंट कर सकें। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर कैसे? सपोज़ करें आपके पास कोई मास है, तो आप उसको काउंट करके बता सकते हैं कि ये मास कितना है, 1 kg है या 2 kg है। ठीक है, या जितना भी है। इसके अलावा आप लेंथ को भी नंबर में काउंट करके बता सकते हैं कि वो 2 मीटर्स है या 1 किलोमीटर है। ठीक है, या 10 किलोमीटर है, जितना भी है आप उसे एग्जैक्ट नंबर में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। तीसरा, टेम्परेचर या टाइम, जो भी है, जिन भी क्वांटिटीज़ को आप एग्जैक्ट नंबर्स में काउंट कर सकते हैं वो सभी फिज़िकल क्वांटिटी हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटी मानते हैं। तो जो भी क्वांटिटी को आप एक्चुअल नंबर, ये देखिए यहाँ एक्चुअल नंबर में हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम एग्जैक्ट नंबर में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारी कौन सी हो, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी। अब एग्जैक्ट नंबर में काउंट किसे नहीं कर सकते? जैसे सपोज़ करें हमारे फीलिंग्स हैं, जैसे कोई भी हमारी फीलिंग्स है, जैसे हम किसी से गुस्सा हैं, ठीक है, हमें किसी पे एंगर है, हमें नहीं पता, हमें किसी से प्यार है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई मैं 2 नंबर प्यार, या मतलब ऐसा कोई नंबर वहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप नंबर में एक्सप्रेस ना, एग्जैक्ट नंबर में क्वांटिटी को एक्सप्रेस ना कर पाओ, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो लव है, इमोशंस है हमारे, जो भी लव है, एंगर है, एनवी है, जो भी हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी जिन्हें आप एक्चुअल नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। आपका सॉरो, आपका हैप्पीनेस, आप कितने खुश हो, आप उसे नंबर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको ही पता है, आप नहीं बता सकते कि उसके लिए कोई यूनिट भी नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बता सकते मैं इससे दो नंबर या 5 नंबर या ऐसा कोई है ही नहीं जो आप इसको एग्जैक्ट नंबर में काउंट कर सके, फील करने की चीज़ है। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप नंबर में काउंट कर सकते हो वो सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये 2 तरह की होती हैं हमारे पास। पहली होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो सेल्फ
डिफ़ाइन होती हैं, उनको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लगती। ठीक है, जैसे मास है, जैसे हमने मास ले लिया, हमने कहा मास है, तो डिफ़ाइन कैसे होगा? सेल्फ डिफ़ाइन है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम आलू लेने गए, हमने कहा 2 किलोग्राम जो है आलू दे दो, तो ये इसको किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं, ये खुद मास है, ये मास को डिफ़ाइन कर रहा है, किलोग्राम मास को डिफ़ाइन कर रहा है। ऑलराइट, हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की डिस्टेंस है, इसको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी नहीं, सेल्फ डिफ़ाइन है, सीधा नाप दिया, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो जहाँ हमें सीधा, जिस क्वांटिटी को आप सीधा सीधा मेज़र कर सको, जहाँ आपको कोई मैथमेटिकल लॉज, फिज़िकल लॉज या कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी पड़ रही है, सही है, मेन चीज़ है कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी पड़ रही है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो है सेल्फ डिफ़ाइन होती हैं, इन्हें किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, इसके अलावा टाइम भी आप सीधा घड़ी से देख के बता सकते हो। ठीक, इसके अलावा आती हैं फिर ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव करके निकाली जाती हैं, या ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में डिफ़ाइन करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में कैसे? सपोज़ करो मैंने यहाँ पॉइंट ए लिखा और यहाँ से ये पॉइंट बी लिखा, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डी है, और मैंने आपसे कहा इसे नाप के बताओ, तो आपने सीधा जो है स्केल लिया और इसको मेज़र किया, और मेज़र करके आपको बता दिया जितने भी मीटर है। सपोज़ करिए ये 3 मीटर्स है, तो आपने बता दिया कि ये जो 3 मीटर्स हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं एक इस तरह से शीट दूँ या कोई एरिया दूँ, ठीक है, और मैंने कहा इसका एरिया काउंट करके बताओ, तो एरिया के लिए सेल्फ कोई ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपने इसको काउंट करके बता दिया। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको 2 मेज़रमेंट लेनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो बेसिकली जो एरिया है वो लेंथ पर डिपेंड हो गया, सही है। बिना लेंथ नापे आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो ये ड्राइव क्वांटिटी है एरिया, ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये लेंथ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये लेंथ वाली फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, हमने कहा वेलोसिटी नापो, तो वेलोसिटी आप कैसे नापोगे? वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस चाहिए आपको, डिस्टेंस क्या है? लेंथ है भाई, डिस्टेंस किस में ना, लेंथ है, और टाइम चाहिए, टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो ये डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो वेलोसिटी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। इसके बाद अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की बात करें तो ये वही वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की बात करें तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी में एंड में जाके फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में हमको मिलेगा। इसके लिए सेल्फ कुछ डिफ़ाइन नहीं हो रहा, इसको ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल क्वांटिटी की। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी सेल्फ डिफ़ाइन होती हैं, उनको किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती डिफ़ाइन करने के लिए, जबकि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिफ़ाइन किया जाता है। ऑलराइट, तो ये इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये हमारे 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी तो होती हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इन द एक्चुअल नंबर। ऑलराइट, एंड दीज आर 2 टाइप्स. First one is fundamental, which are self-defined, and another one is derived quantity, which are defined by the help of fundamental quantities. All right, तो यहाँ पर हमें ये 2 चीज़ें अभी तक मिली सीखने के लिए कि फिज़िकल क्वांटिटी को आप एग्जैक्ट नंबर में मेज़र कर सकते हैं। 2 तरह की होती हैं, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती डिफ़ाइन करने के लिए, सेल्फ डिफ़ाइंड होती हैं, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनको डिफ़ाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लगती है, उनके बिना वो डिफ़ाइन नहीं होंगी। और आप कोई भी ड्राइव क्वांटिटीज़ उठा लो, उसमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मिलेंगी ही मिलेंगी। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं यूनिट्स पे।
अब हमारी क्वांटिटीज़ हो गई, ठीक है, क्वांटिटीज़ जिन्हें हम नाप सकें, जिन्हें हम मीज़र कर सकें। मीज़र करने के लिए क्या ज़रूरत है? मीज़र करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि सपोज़ करो आप एक प्लेस पे रहते हो, ठीक है, और एक दूसरी प्लेस है। आपने अपने यहाँ से कोई भी सामान, सपोज़ करो यहाँ का कोई किसान है, मैं एक नॉर्मल सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो है ले रहा हूँ। सपोज़ करिए ये एक शहर है, ये एक गांव है और यहाँ खेती कर रहे हैं किसान, ठीक है, और ये एक बड़ा शहर है। तो ये किसान लोग जो हैं ये अपनी फसल बेचने शहर जाते हैं, ठीक। इन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से यूनिट बनाई, या इन्होंने, हमने कहा कि भाई इन्होंने जितनी पैदावार करी उसका मास इन्होंने तोला, तो इन्होंने अपने हिसाब से एक यूनिट बना ली और अपने मास को मीज़र करने का कोई प्रोसीजर ले लिया। अभी हम ये यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने किसी भी तरह से अपने मास को नाप लिया, सही है। इन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसको इन्होंने कुछ बोल दिया, उसके हिसाब से इन्होंने 10 बार नाप लिया और इन्होंने उसको बोला कि ये 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो अपने हिसाब से ये कितना 10 किलोग्राम गेहूँ लेके यहाँ शहर आया। लेकिन यहाँ पता चला कि जो इन्होंने पत्थर लेके नापा वो तो अलग था और यहाँ पर ये किसी और ही चीज़ से मीज़र कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम तो इससे करेंगे, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ये आपका 5 किलोग्राम ही हुआ। तो दिक्कत आ गई, मीज़रमेंट में वेरिएशन आ गए, यहाँ का अलग, कौन सही है? ये कहते हैं हमारे यहाँ तो ये चलेगा, वो कहता है हमारे तो ये चलेगा, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने मीज़र करने के लिए वो क्वांटिटीज़ बनाई जिन्हें हम यूनिट कहते हैं, और ये यूनिट फिक्स होते सभी के लिए, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसके 1 किलोग्राम के बाट अलग हैं, इसका 1 मीटर अलग है, हमारा अलग है, ऐसा नहीं होगा। ये सब के लिए सेम होगा, ठीक है। यूनिट, these are the things that is used to measure the quantity, this is used to measure the physical quantities, ओके। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम हो, वेरिएशन ना हो उसमें, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या, वेल डिफाइन होनी चाहिए यूनिट, सूटेबल साइज़ की होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए और इनवेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट्स की क्वांटिटी हैं। तो यूनिट क्या है? जिससे हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मीज़र करते हैं, पहली चीज़। अब बोलेंगे मीज़रमेंट क्या प्रोसीजर है, सही है। मीज़रमेंट क्या है? देखिए, मीज़रमेंट बेसिकली कंपैरिजन है, सही है। मेज़रमेंट कंपैरिजन है आपकी क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड यूनिट के बीच का, सही है। सपोज़ करें आप, इनके पास ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड ब्लॉक है जिसे हमने यूनिट बोला, तो हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी क्वांटिटी के साथ, और जब दोनों ये बैलेंस हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी हमने ये रखी यहाँ पर, ये हमारे 1 किलोग्राम के बराबर है। तो बेसिकली मीज़रमेंट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी टू द स्टैंडर्ड यूनिट, ऑलराइट। तो मीज़रमेंट हमारा कंपैरिजन ही है, उसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टैंडर्ड यूनिट हमने बना रखी हैं, आप सबको पता है। हर किसी चीज़ की, जो भी सामान आप ले रहे हो, आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं और आपको पता है कि सभी यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आजकल धांधली बहुत हो रही है, पर वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यूनिट को ऐसा होना चाहिए, ठीक, वेरी नहीं करनी चाहिए यूनिट। ऐसा नहीं है आप कुछ और नाप रहे हो और बराबर में कोई कुछ और नाप रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमें हमें क्वांटिटीज़ के बारे में पता चला, हमें यूनिट्स के बारे में पता चला। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स के बारे में। तो देखिए, पहले हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे। तो इसमें पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और मास की जो यूनिट है वो हमें पता है, वो क्या है? किलोग्राम। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ग्राम में भी नाप सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करेंगे। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो देख लीजिए अभी, ठीक है। दूसरी यूनिट आती है हमारी लेंथ। इसकी यूनिट हमारे पास है मीटर, मीटर्स में नापते हैं लेंथ को।
तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास टाइम। और ये नोट करके रखना ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, जिनमें मास, लेंथ, टाइम, 3 तो आपको याद है ही। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। और याद रखना ये जो यूनिट्स मैं बता रहा हूँ कौन सा बता रहा हूँ, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसकी यूनिट है केल्विन। ठीक है, वैसे डिग्री सेल्सियस का ज़्यादा यूज़ करें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम केल्विन ही SI सिस्टम में यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अगर SI सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें तो केल्विन का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद है 3 यूनिट और बचती हैं हमारे पास। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पेयर में नापते हैं। ऑलराइट, इसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। अब ये देखिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या, आपने कोई बल्ब जलाया, उसके बाद एक दूसरा बल्ब जलाया, आपने देखा इससे रोशनी कम आ रही है और इससे रोशनी ज़्यादा आ रही है। तो सवाल है क्या आप इस रोशनी को एक्चुअल नंबर में नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। इसके लिए हमने यूनिट बनाई कैंडेला, CD। ठीक, तो करेंगे इसके बारे में बाद में बात आगे, तो अभी हम इसे नॉर्मली समझ लेते हैं कि इसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की ये इससे कितना तेज़ है, इसको हम वाकई में एक्चुअल नंबर में नाप सकते हैं। और इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, कैंडेला। आजकल तो मोबाइल में भी एप्लीकेशन आते हैं, वो आपको तुरंत बता देगा। आप उसे बल्ब की तरफ करें, मोबाइल में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को मेज़र करने का एप्लीकेशन है, तो वो आपको बता देगा। अरे नॉर्मल आप देखें मोबाइल में भी तो आता है ना, कितने निट्स की ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को भी मेज़र कर सकते हैं सीधा सीधा। तो इसी तरह से ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप उसको ऑन करो और अपने मोबाइल के स्क्रीन को बल्ब की तरफ करेंगे, वो बता देगा कितना कैंडेला है, इसमें ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास आज यूनिट्स हैं, हमारे पास मेज़रमेंट है, इसे एक्चुअल नंबर्स में मेज़र हम कर सकते हैं। किसको? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को, कोई बॉडी कितनी चमकदार है। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ यूज़ किया जाता है कि हमने किलोग्राम का यूज़ कर लिया, लेकिन जो छोटी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सपोज़ करिए आप मॉलिक्यूल्स में बात कर रहे हो कि कोई आपने गैस ले ली, ठीक है, कोई आपने थोड़ा सा लिक्विड ले लिया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप छोटी चीज़ों में ले रहे हो क्वांटिटी, उसको हम किस में नापते हैं? मोल्स में नापते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और ये उनकी यूनिट्स थी। ठीक, इसके बाद हमारे आते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिफ़ाइन किए जाते हैं, तो इसी तरह से उनकी यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट के अकॉर्डिंग ही जो है फंडामेंटल यूनिट के टर्म में ही डिफ़ाइन किए जाएंगे। देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी जो यूनिट हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ऑलराइट, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स हैं, जो उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। ये ड्राइव गलत लिख गया है, ड्राइव यूनिट्स। ऑलराइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ड्राइव क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी के टर्म में डिफ़ाइन करते हैं, तो ड्राइव यूनिट्स को भी हम फंडामेंटल यूनिट की टर्म में डिफ़ाइन करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए क्या होते हैं वो। जैसे ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में तो डिफ़ाइन होगा ही, साथ साथ वहाँ हमें कैलकुलेशन की नीड भी पड़ेगी, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया आपको लेंथ वाले और एरिया वाले केस में। सपोज़ करें हम एरिया ले रहे हैं, जैसे ये है, जो हमने इसकी जो है लेंथ ले ली, सही है, हमने ये जो है इसकी ये वाली हाइट ले ली। ठीक है, अब हमें देखिए लेंथ भी हमारा डिस्टेंस ही है, ठीक है, लेंथ ये भी मीटर में नापा जाएगा और ये भी मीटर में नापा जाएगा। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेंथ
इनटू हाइट करना पड़ेगा, सही है। तो ये मीटर इनटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर जो है ये किसकी यूनिट है, ये एरिया की है, लेकिन ये मीटर तो लेंथ है, यानी कि लेंथ जो है वो एरिया में 2 बार आया तो उसका स्क्वायर क्या। तो ये बेसिकली जो ड्राइव यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट की टर्म में डिफाइन हो रहा है, सही है। तो जो ड्राइव यूनिट हैं, ड्राइव यूनिट आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें बेस चाहिए, इसमें हमें हाइट चाहिए, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू बी इंटू एच। बिना कैलकुलेशन के आप इसका नहीं निकाल पाओगे एरिया, ठीक है। ऐसे ही इसके केस में आपको यहाँ पर रेडियस चाहिए, फिर एरिया निकालने के लिए इसका पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने ही वाली है, यानी कि अगर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, अगर हम इन तीनों की बात करें तो एरिया की यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम लेने लगें, अगर हम यहाँ पर इस तरह का एक क्यूबिकल वॉल्यूम लेने लगें, ठीक, तो यहाँ पर इसमें इसकी जो है हाइट और विड्थ के साथ डेप्थ भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा जो भी है, फोर्स है, आपका फोर्स है, आपका प्रेशर है, आपके वॉल्यूम है, सॉरी वेलोसिटी है, ठीक है। जो भी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो फंडामेंटल यूनिट की टर्म में डिफ़ाइन हो रहे हैं, वो सारी जो यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ऑलराइट, सॉरी ड्राइव यूनिट। जो भी फंडामेंटल यूनिट के टर्म में डिफाइन हो रहे हैं वो सब क्या है, ड्राइव यूनिट्स हैं, ऑलराइट। तो अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि हमारे पास कितने सिस्टम हैं, ठीक है, यूनिट्स के। इसको क्या हो गया, देखिए हमारे पास बेसिकली 3 जो हैं सिस्टम हैं। देखिए जो मेनली यूज़ किए जाते हैं, सिस्टम तो और भी हैं पर मेनली जो यूज़ किए जाते थे पहले अलग अलग हैं, जिसमें सबसे पहले आया हमारा CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली जो है लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते थे, ठीक। ये हमारा मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं, जिसमें हम बेसिकली 10 की मल्टीप्लाई करके या 10 का डिवाइड करके, या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें 10 से, इससे आगे और इससे पीछे वाले उस सिस्टम में चले जाते हैं। जैसे सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जा रहे हैं, या सेंटीमीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, ठीक है, या डेका, हेक्टा, जो भी है, तो इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें अगली वाली जो है स्टेप मिलता चला जाएगा। तो ये मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। दूसरा, अधिकतर ब्रिटिश में यूज़ होने वाला सिस्टम, ब्रिटेन वगैरह में यूज़ होने वाला सिस्टम क्या था, FPS, फुट पाउंड सेकंड, ठीक। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में भी रहे हैं, ठीक है, तो ये फुट पाउंड वगैरह और सेकंड वाला सिस्टम हमारे इंडिया में भी काफ़ी चलता है। आपने देखा होगा कि अभी भी हम जो अधिकतर जो मेज़रमेंट करते हैं फुट वगैरह में करते हैं, ठीक है, इतने फुट,
दीवार वगैरह या कोई घर बन रहा है तो फुट में ज़्यादा उसका मेज़रमेंट हम जो है करते हैं। ऑलराइट, तो इसमें FPS में लेंथ को हम फुट से, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से जो है नापते थे। इसके बाद MKS आया। तो जो MKS है ये कुछ और नहीं है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले का, CGS वाले का थोड़ा बड़ा वर्जन है। ठीक है, इसमें समस्या क्या थी कि ये बहुत छोटी यूनिट है तो इसलिए वैल्यू ज़्यादा बड़ी बड़ी आती थी। छोटी यूनिट होगी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसके लिए MKS आया। तो MKS सेम CGS जैसा ही है, बस इसमें वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी गई है। जैसे इसमें हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नहीं नापते, ग्राम में नहीं नापते, किलोग्राम में नापते हैं, टाइम तो सेकंड में ही नापा जाता है। तो ये भी मैट्रिक सिस्टम है, तो ये दोनों मैट्रिक सिस्टम ही हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद आता है SI सिस्टम। ठीक, ये SI सिस्टम क्या है? क्योंकि ये 3 अलग अलग सिस्टम थे तो समस्या क्या रहती थी कि हमारे पास अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। तो सपोज़ करो कोई जो हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करें, मल्टीनेशनल लेवल पे कोई कंपनी है जो काम कर रही है, जिसका एक पार्ट इंडिया में बन रहा है, दूसरा चाइना में बन रहा है, तीसरा अमेरिका में बन रहा है। ठीक है, तो सपोज़ करो इस तरह से कोई कंपनी काम कर रही है, या कुछ भी कोई रिसर्च हो रही है, वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आ रहे हैं और उनकी जो कैलकुलेशन है उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग है। तो सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले ये आएगी कि उनकी जो वो कैलकुलेशन करके लाए उन्हें अपने सिस्टम में चेंज करो, फिर उसको समझो। ठीक है, तो इसलिए हमने एक SI सिस्टम बनाया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसमें जो अधिकतर जो चीज़ें ली गई हैं वो MKS से उठाई गई हैं, कोई अलग नहीं लाई गई। कुछ जो मेन हैं वो हमारे MKS से उठाई गई हैं, बाकी जो भी टाइम टू टाइम की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें ये अपना डिसाइड कर लेते हैं। वहाँ पे हमें नए नए स्टैंडर्ड और मेज़रमेंट के नए प्रोसीजर हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, नई डेफिनेशन जो भी बनाते हैं वो। तो SI सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऐसे मेज़रमेंट का सिस्टम है ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। कहाँ हो गया ये? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CGS सिस्टम के बारे में। ठीक, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है इसका नाम जो है। कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले फ्रांस में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसे हम गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, और ये तो मैंने आपको बताइए सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम है। ऑलराइट, इसके बाद आता है MKS सिस्टम। तो ये भी फ्रांस में डेवलप हुआ। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि MKS जो है वो CGS का ही बड़ा वर्जन है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, और वही मीटर किलोग्राम सेकंड जो है लेंथ, मास और टाइम के लिए हम यूज़ इसमें करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा FPS सिस्टम। ये ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ, इसीलिए ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और इसमें फुट, पाउंड और सेकंड में हम इसका यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद SI सिस्टम जो आया है हमारे लिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, इसे SI क्यों बोलते हैं? देखिए, वैसे इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा जाएगा, सिस्टम इंटरनेशनल नहीं पढ़ा जाएगा। इसे फ्रांस में जो है मतलब एक कमेटी बनाई गई। देखिए यहाँ लिख भी रहा है, 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेज़र जो है कमेटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया, और ये क्योंकि जेनेवा में है, शायद जेनेवा फ्रांस वगैरह में, तो इसका जो नाम था वो था सिस्टम द इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम द इंटरनेशनल करके कुछ ऐसा नाम था। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच में ऐसा ही बोला जाता। तो
इसीलिए से एसआई सिस्टम का बोला गया, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 1971 में ये बनाई गई ये कमेटी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम की नींव रखी सबसे पहले कि ऐसे यूनिट्स बनाना जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हों, ठीक। और इन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की जो है यूनिट हमें निकाल के दी, ठीक है। तो यहाँ ये आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा, ये यूनिट्स हैं जो इन्होंने बनाई, ठीक। इसके बाद आते हैं हम कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि अपनी किलोग्राम मास है, लेंथ है और टाइम है, इनकी जो डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारी क्वांटिटी है वो है मास। क्या है? मास। और मास के लिए हम जो यूज़ करते हैं यूनिट वो है किलोग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे डिफ़ाइन करें कि 1 किलोग्राम क्या होगा। हर कोई अपने अलग अलग किलोग्राम बना लेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए यही वाली जो वेट एंड मेज़रमेंट सोसाइटी मैंने बताया पीछे भी बनाई गई थी, इन्होंने एक ब्लॉक लिया, ठीक है। अभी इस ब्लॉक की बात करेंगे बाद में, पहले भी समझ लो। इन्होंने एक ब्लॉक लिया, इसको मस्त एसी में नहला धुला के रखा और इन्होंने कहा इसको हम बोलेंगे 1 किलोग्राम, ठीक है। आज से यही 1 किलोग्राम होगा, सबको यह मानना ही पड़ेगा। तो यही क्यों? ठीक है, देखिए समझते क्या है, आप कोई भी ऑर्डिनरी ब्लॉक ले लोगे, उसको ऐसे ही रख दोगे, टाइम के साथ साथ उसमें वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, वो ख़त्म होने लगेगा। सही है। जैसे सपोज करो आपने नॉर्मल लोहे का ब्लॉक ले लिया, उसमें कोरोजन की वजह से दिक्कत है, कोरोजन लग गया, वियर होने लगा, ठीक है। टाइम के साथ चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, ठीक है। वो पढ़ते हैं ना वो हाफ लाइफ वगैरह, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में भी है थोड़ा बहुत वर्जन। तो हर चीज़ का टाइम पर असर पड़ता है, टाइम के साथ चीज़ें जो है वो क्या होने लगेंगी, डिग्रेड होने लगेंगी और ख़त्म होने लगेंगी। तो ये समस्या थी कि सपोज़ करो मैंने आज एक लोहे का ब्लॉक ले लिया और मैंने कहा ये 1 किलोग्राम है, लेकिन देखा से 100 साल बाद उसमें कुछ वेयरनेस आ गई, अब वो 1 किलोग्राम नहीं बचा, वो 900 ग्राम बच रहा है, उसके 100 साल बाद और कम हो गया। तो चीज़ों में वेरिएशन आ जाएंगे, जो अब हमने मेज़रमेंट किया है वो आगे कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक ख़ास तरह का ब्लॉक लिया। ख़ास तरह का ब्लॉक किसका? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का। ये ऐसा एलॉय है जिसमें ना तो वियरनेस आती, ना ही इसमें कोई जंग लगती, रस्ट प्रूफ है, ठीक है। और इसको प्रिजर्व करके रखा है एसी में बाहर आराम से। ये जो कांच का ढक्कन देख रहे हो ना, इसके ऊपर रखा रहता है ऐसे, ताकि इसमें कोई भी वेरिएशन ना आए। इसको इन्होंने बोला दिस इज़ द प्रोटोटाइप, ठीक है। दिस इज़ द प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। और इसको इन्होंने बोला ये हमारा कहलाएगा क्या? 1 किलोग्राम ऑफ मास। ऑल राइट। फिर आते हैं दूसरे लेंथ की तरफ, जो हमने बोला 1 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर लेंथ क्या है? इन्होंने कहा 1 मीटर लेंथ वो है जो लाइट 1 सेकंड में इतना पास कर ले, ठीक है। जो पाथ ट्रेवल करती है लाइट 1 सेकंड में वैक्यूम में, ठीक है, किसी मीडियम में नहीं, किस में? वैक्यूम में, ठीक है। ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड में नहीं, 1/299792458, सही है। 1 सेकंड का इतना हिस्सा, कितना? 299792458, यानी कि वही है ना, हमें पता है भाई 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये है एक्चुअल वैल्यू 299792458। इसको हम 3 लिख देते हैं। तो 1 मीटर कितने में ट्रैवल करेगी? ऑब्वियसली 1 × 3 × 10⁸, सही है। अब ये 3 × 10⁸ को हम लिख रहे हैं 1/299792458। तो ऑब्वियसली ये क्या है? 1 मीटर। तो यहाँ से ये डेफिनेशन आई। अब ये इतना इसमें इतने ये करने की ज़रूरत क्यों थी, मेहनत? सीधा सीधा हम बोल देते एक, जैसे कि
ये कहाँ से खुल गया, तो बंद हो जा। चलो देखिए, जैसे हमने मास के लिए ब्लॉक मान लिया एक, ऐसे ही हम मीटर के लिए भी मान सकते थे कि ये रही रॉड, ठीक है, और ये 1 मीटर है, ठीक है। या कोई स्केल बना देते, उसको भी ऐसे ही एसी में रखते मस्त, या प्लेटिनम इरिडियम का ही बना देते, ठीक है। चलो वियर टीयर की भी समस्या ख़त्म। लेकिन 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 आइंस्टीन की जो थ्योरी आई थी, ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस करके जो आई थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो आप लेंथ नाप रहे हो, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अगर उसको हम तेज़, मतलब आपकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, आपकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, लेंथ में भी वेरिएशन आने लगेंगे, तो फिर वो 1 मीटर नहीं रह जाएगा। सही है, मुझे पता है समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। चलो एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एक सरफेस है और यहाँ पर आपने एक स्प्रिंग रख दी, ये ब्लॉक लगा के, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ रख के ना ऐसे इसको घुमा दिया ऐसे करके, अब ये घूम रहा बहुत तेज़ तेज़, क्या होगा ये कि ये स्प्रिंग खिंच जाएगी ऐसे, ठीक। भाई ये घूम रहा है इस तरह से, ऐसे करके घूम रहा है ये, तो क्या होगा, स्प्रिंग खिंची, बिल्कुल खिंचेगी, सबको पता है, सर खिंच जाएगी, बाहर हो जाएगी ऐसे करके। तो अगर मैंने बोला भाई ये 1 मीटर है, तो क्या इसकी स्पीड से इस पर कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ गया भाई। अगर मैं इसे कहूँ ये 1 मीटर, तो ये तो इससे डबल हो गया, तो समस्या आई। तो सवाल भी तो यही है कि भाई हम अगर हम अर्थ पे हैं और अर्थ रिवॉल्व कर रही है ये चारों तरफ ऐसे, अपने एक्सिस के चारों तरफ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ नाप रहे हैं और उसकी लेंथ कुछ और है। अगर हम यहाँ से किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए, देखिए अभी हम वैसे पहुँच गए हैं और वैसे रहने नहीं गए, वहाँ गए, तो वहाँ वेरिएशन हो सकता है और आएंगे ही, ठीक है। तो हमारा यहाँ का स्टैंडर्ड और यहाँ का स्टैंडर्ड अलग अलग हो गया, ठीक है। ये आप बेसिक उसमें ले सकते, नहीं तो उनकी थ्योरी तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगोगे तो लेंथ और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी आपकी, बहुत ख़त्म हो जाएगी, मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा नहीं जाते, आप इस एग्जांपल से इसको समझ लो, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर। तो जब ये वेरिएशन आया, और हमारी यूनिट कैसी होनी चाहिए, जो नॉन वेरिएबल हो, जो वेरी ना करे चीज़ों के साथ, तो इसके लिए हमने फिर डेफिनेशन दूसरी सोची, हमें फिर सोचनी पड़ी डेफिनेशन। हमने कहा ऐसे कुछ बनाते हैं जो स्पीड के साथ मैटर ना करे, ठीक है, मतलब कम से कम अभी तो, ठीक। तो सबसे फिक्स चीज़ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो हमने कहा भाई स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो हमने कहा भाई, हमने जो माना कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है लाइट। तो 1 मीटर कितने में चलेगी, तो 1 मीटर चलेगी 1/3 × 10⁸ सेकेंड में, सही है। और ये 3 × 10⁸ अप्रॉक्स वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली। तो इसीलिए बोला कि जो 1 मीटर है वो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट है वैक्यूम में, ठीक है। क्योंकि अगर किसी और मीडियम में लाइट जा रही है, तो 10th में आप लोग पढ़ ही चुके हो कि मीडियम में लाइट की वेलोसिटी पर फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हमने वैक्यूम लिया है यहाँ पर, ठीक। तो वैक्यूम में हम गए, ठीक, और वहाँ हमने देखा इतने टाइम के इतने हिस्से में, 1 सेकंड के इतने हिस्से में हमने देखा कितने पाथ ट्रेवल करके गए यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने बोला 1 मीटर, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना कि इतने टाइम में 1/299792458 of 1 second, the length of the path traveled by the light is known as 1 meter, all right, okay। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, टाइम में भी यही दिक्कत थी, टाइम में समस्या क्या आई, देखिए टाइम में समस्या क्या आई, टाइम डायलेशन की थ्योरी, ये आइंस्टीन का ही किया धरा है सब, कि हमारे अर्थ पे टाइम कुछ और चल रहा है, हमने बोला 1 सेकेंड, ठीक है, हमने बोला 1 सेकेंड, तो उन्होंने कहा अर्थ पे टाइम अलग होगा, बाहर टाइम अलग होगा, तो समस्या आ गई, ठीक है। तो इसलिए हमें टाइम के साथ भी छेड़खानी करनी पड़ी, इसकी भी सिंपल थ्योरी नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ा, हमने देखा एक नॉर्मल पेंडुलम होता है ना, जैसे एक नॉर्मल पेंडुलम होता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक। अगर आप इसकी एल लेंथ ले लो और एक ही जगह पे, अब अलग अलग जगह नहीं,
आपने इसको यहाँ तक खींच के छोड़ा, ठीक है, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। आप इसके ऑसिलेशन गिनो, सपोज करो इसने किया 20, अब आप इसे दूसरी बार में ना यहाँ तक खींच के छोड़ो बस। अब सोचोगे आप कम करेगा, कम नहीं करेगा, ये अब भी ऑसिलेट कितना करेगा 20, ऑसिलेशन तो फिक्स है, ठीक है। इसी चीज़ का सहारा लिया हमने। अभी देखिए लेंथ नहीं बढ़ा घटा रहे हैं, लेंथ उतनी है। कभी आपने वो एक बार ये लेंथ इतनी ले ली, दूसरी बार में इतनी, तब तो वेरिएशन आ जाएगा। सेम लेंथ की बात कर रहा हूँ भाई, सेम लेंथ पे। ऑलराइट, तो क्या, तो ये हमने एक क्या लिया एलिमेंट, सीजियम 133 का एटम लिया, ठीक है। देखो ये एटम लिया, ये क्या है, सीजियम 133, ठीक है, दूसरा कोई नहीं, सीजियम 133 इसको बोला हमने, ठीक। और सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसको हमने एनर्जी दी। सपोज करो यहाँ घूम रहा था, पहले एनर्जी दी, यहाँ चला गया, उसके बाद ये एनर्जी लूज़ करता हुआ अपना इस तरह से ऑसिलेट करता हुआ आएगा। जब एनर्जी लूज़ करता है ना, तो फोटोन को एमिट करता है। देखिए ये थ्योरी आप बाद में पढ़ लोगा, अभी समझ लो बस। जब ये हमने एनर्जी दी, ऊपर वाली स्टेट में चला गया, उसके बाद एनर्जी को ये लूज़ करता रहेगा, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, और यहाँ से क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा, ठीक है। तो हमने देखा, हमने 1 सेकेंड इसको बोला कि जो टाइम लगता है इसके ऑसिलेशन को, कितने ऑसिलेशन को, इसको ये 91926317770 हम। अब आप बोलोगे नापा कैसे, हाँ हमारे पास हैं कुछ मशीनें, ठीक है, घर पे रखी हैं, उससे नापा हमने इसको, ठीक। तो सीजियम एटम जितने टाइम में इतनी ऑसिलेशन कर लेगा उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। अब बोलोगे कि सर ये तो अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं होगा, ये फिक्स है। जैसे आपका इसका फिक्स है ना पेंडुलम का कि ये 20 ही करेगा, ऐसे ही इसकी भी ऑसिलेशन फिक्स हैं कि इतना ही करेगा, तो इसीलिए ये 1 सेकेंड फिक्स है। अब आप कहीं जाओ, अब आपके हाथ में सीजियम एटम है, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वही वॉच है सीजियम एटम वाली, ठीक है, फिक्स है ये। अब आप कहीं जाओ, आप अर्थ पे हो, तब भी ये इतना ही ऑसिलेट करेगा, हैं। आप मार्स पे जाओ, तब भी इतना ही ऑसिलेट करेगा, ओके। तो पेंडुलम के केस में तो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता था, ठीक है, वो ना 2π√में L/G टाइम पीरियड ये निकालते थे, ओके। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज़ है, ग्रेविटी असर कर रही है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है, क्वांटम लेवल पे इतना ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, तो इसका फिक्स है। इसका फिक्स ये है कि ये 1 सेकेंड में इतने ही ऑसिलेशन जो है करेगा। और चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप मार्स पे हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे आप सन पे हो, कहीं पे भी हो आप, ये इतनी ऑसिलेशन करेगा। तो हमारा फिक्स हो गया, अब यहाँ वेरिएशन नहीं आया, तो इसीलिए हम 1 सेकेंड टाइम किसको बोलते हैं, तो 1 सेकेंड इज़ द टाइम टेकन बाई 91926317770 ऑसिलेशन ऑफ द लाइट एमिटेड बाई ए सीजियम 133 एटम। ऑलराइट, तो ये हमारी डेफिनेशंस थी, बेसिकली याद कर लेना, इजी है। किलोग्राम तो है फिक्स, प्लेटिनम रेडियम का एक ब्लॉक जिसे प्रोटोटाइप मतलब वो रखा हुआ है मस्त एकदम, किलोग्राम। मीटर, टाइम कितने फ्रैक्शन में, 1 सेकेंड कितने फ्रैक्शन में, कितना 1/299792458 फ्रैक्शन में लाइट जितना चलती है, दैट इज़ 1 मीटर, ओके। 1 सेकेंड वो टाइम है जिसमें सीजियम 133 का एटम 91926317770 ऑसिलेशन कर ले। ऑलराइट, तो ये हमारे डेफिनेशंस हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट इन 7 फंडामेंटल यूनिट से अलग 2 यूनिट बनाई गई जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया गया। क्यों, डायमेंशन नहीं है इनकी, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, अभी बस इसकी बात करते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 अलग यूनिट बनाई गई। अगली बैठक हुई जब हमारे वो जो बनाई गई थी ना, वेट एंड मेज़रमेंट सोसाइटी करके, उनकी जब अगली बैठक हुई तो वहाँ लाए होंगे कुछ लोग, भाई ये देखो एंगल्स वगैरह को भी नापने के लिए हमें चाहिए कुछ, तो क्या करें, ठीक। तो सप्लीमेंट्री यूनिट बनाई गई। तो क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट, चलो इनको देख लेते हैं, ठीक। पता नहीं
क्या दिक्कत आ गई इसमें, चल नहीं रहा है ये। चलो ऐसे देखते हैं, ठीक। हाँ, तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे पास। पहली है रेडियन, दूसरी है स्टेरेडियन, ठीक। तो रेडियन किस काम में आती है? रेडियन प्लेन एंगल को नापने में काम आती है। 2D स्ट्रक्चर, तो रिंग है, ये रिंग है, इसको हम काट रहे हैं, तो ये एंगल सब्जेक्ट हुआ, तो ये है प्लेन एंगल। क्या है ये? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक। तो ये जो हम नापेंगे ना, ये किस में नापेंगे? रेडियन में नापेंगे। आपने बोलते सर थीटा में नापते, डिग्री में नापते हैं। हम बिल्कुल डिग्री में भी नाप सकते हो, रेडियन में भी नाप सकते हो। हम रेडियन में नाप रहे हैं। ये कौन से सिस्टम पढ़ रहे हैं? SI सिस्टम, ऑलराइट। इसके बाद आते सॉलिड एंगल। तो अब हमने क्या किया? हमने ये स्फेयर लिया। ये क्या है? स्फेयर है, ठीक। अब ये रिंग नहीं है, ये तो रिंग था। ये क्या है? स्फेयर है, तो स्फेयर 3D होता है। ये क्या है? 2D है। तो यहाँ पर जो एंगल सब्सट्रैक्ट होगा वो इस तरह का होगा, देखो ये, ठीक। इसको हम बोलेंगे स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन का सोचो, हमने ये एरिया लिया 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ये। और जो रेडियस है ना इसकी, ये जो है ये भी 1 मीटर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो एंगल होगा ये होगा 1 स्टेरेडियन का, ठीक है। ऐसा होना चाहिए भाई। ये एरिया कितना होना चाहिए? ये देखो, ये वाला एरिया कितना? 1 मीटर स्क्वायर, और ये रेडियस कितनी है? 1 मीटर। तब हम बोलेंगे कितना कटा है एंगल? 1 स्टेरेडियन, ऑलराइट। तो ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनकी यूनिट हैं दो, रेडियन और स्टेरेडियन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे। रूल किसके? SI यूनिट को लिखने के। देखिए जल्दी से देख लेते हैं, ये तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। ओके, SI यूनिट को लिखने के क्या रूल्स हैं? सबसे पहली बात, जो यूनिट हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, चाहे ये किसी भी इंसान के नाम से क्यों ना शुरू हो, ठीक है। तो जो यूनिट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होंगी, ऐसे। न्यूटन N स्मॉल है, एम्पेयर A स्मॉल है, कूलाम C स्मॉल है, ना कि ऐसे, ठीक है। पहली चीज़ क्या, जो यूनिट्स हैं वो हमारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगी, ना कि कैपिटल लेटर से, ऑलराइट। इसके बाद दूसरा रूल, जो सिंबल हैं, अगर हम पूरा न्यूटन ना लिख के सिर्फ सिंबल बना रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। जो कि एक साइंटिस्ट के नाम से अगर हैं तो, ठीक। तो न्यूटन N कैपिटल होगा, एम्पियर A कैपिटल होगा, कूलाम का C कैपिटल होगा, केल्विन का K कैपिटल होगा। तो अगर सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर से, ओके। दूसरा, और ये जो कैपिटल लेटर वाली हैं वो हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम से हैं यूनिट। उसके अलावा जो यूनिट होंगी ना सिंपल वाली यूनिट, वो स्मॉल लेटर से ही लिखी जाएंगी। जैसे मीटर है, जैसे किलोग्राम है, जैसे कैंडेला है, जैसे सेकंड है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं लिखा रहा है। तो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, इसलिए ये स्मॉल लेटर से शुरू हो रहे हैं, ऑलराइट। इसके बाद हमारे आते हैं क्या, SI यूनिट के लिए तीसरा रूल। जब हम वैल्यू लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में हमें स्पेस देना ज़रूरी है, ठीक है। क्या देना ज़रूरी है? स्पेस, ऑलराइट। यहाँ पर हम ये स्पेस दे के लिखेंगे। जैसे हमें 10 किलोग्राम लिखना है तो हम ये 10 और किलोग्राम के बीच में स्पेस देंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, ठीक। इसके बाद
हाँ, अगला प्लूरल फॉर्म्स में हम इनको नहीं लिखते, ठीक है। ऐसा नहीं है 6 मीटर ही लिखेंगे, 6 मीटर्स नहीं लिखेंगे, 16 किलोग्राम लिखेंगे, 14 किलोग्राम लिखेंगे, 14 किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 20 सेकेंड ना कि 20 सेकेंड्स। तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं बनेंगे। ऑलराइट, इसके बाद आगे फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं हम यूनिट लिखने के बाद, ठीक है। तो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इसके आगे स्पेस, सिंबल के बीच में कोई स्पेस यूज़ नहीं करें। जैसे 4 जूल सेकंड है तो हम 4 जूल सेकंड ऐसे लिखेंगे, बीच में स्पेस। देखिए, नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस आएगा, यूनिट के आपस में कोई स्पेस नहीं आएगा। तो नंबर के और इसके बीच में ये स्पेस हमने लिखा है, लेकिन अगर यहाँ देखिए, यहाँ इसने यूनिट जूल सेकंड है, उसके बीच में स्पेस डाले, वो गलत है। तो यहाँ कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। इसके बाद हम आगे आते हैं प्रैक्टिकल रूल्स पे। सॉरी, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनको हम माइक्रोन्स में नापते हैं, ये होते हैं 10⁻⁻⁶। मॉलिक्यूल्स हैं नैनोमीटर्स 10⁻⁻⁹ मीटर। एटम एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। इसे दैट इज़ 1 फर्मी। ओके, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारी। जैसे नॉर्मल ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं ना, मीटर में ही नापते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके अलावा भी नापते हैं। जैसे माइक्रोन है, नैनोमीटर में मॉलिक्यूल्स नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में हम एटम के बीच के डिस्टेंस नापते हैं, न्यूक्लियस को हम नापते हैं फर्मी लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो लेंथ को नापने के काम में आ रही हैं। दूसरा, इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसेस हैं, तो उसके केस में हम क्या है, प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लेवल पे नापी जा रही हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है, ये मीन डिस्टेंस है अर्थ से सन तक। सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से सन तक की हमने डिस्टेंस ये जो है नाप ली सेंटर तक, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, इसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है बोलेंगे, ठीक। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितने होते हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर के बराबर होती है, 1 AU, ठीक। तो बड़ी डिस्टेंस नापने के, प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है हमारी, यह है लाइट ईयर। तो ये स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को नापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। ये क्या, 1 ईयर में लाइट कितना ट्रैवल करती है, ठीक है, कितना ट्रैवल करती है। 1 लाइट ईयर जो है वो होता है 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के, इतना ट्रैवल कर जाती है एक साल में लाइट, ठीक। इतने मीटर ट्रैवल करती है। तो ये क्या है, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है। ऑलराइट, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, लेंथ के लिए पारसेक का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे सन से अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये अगर हम ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो डिस्टेंस है, अगर 1 सेकेंड का एंगल सब डिवाइड करें, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको हम बोलेंगे 1 पार सेकेंड, सही है। इसे 1 पार सेक बोलते हैं। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड का एंगल सब्सटेंड करे, तो ये जो डिस्टेंस ये वाली होगी ना, इसको हम 1 पारसेक बोलेंगे। और 1 पारसेक जो है वो होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कह रहा हूँ, ये तो सब बड़ी यूनिट है, 16 मीटर, ठीक है। तो ये पारसेक, ठीक। तो ये एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ ज़्यादा हम करते हैं। इसके बाद आ जाता है मास के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स वगैरह के लिए, बड़ी चीज़ों को नापने के लिए किलोग्राम में तो नापेंगे नहीं, तो किस में नापते हैं, इसको हम नापते हैं चंद्रशेखर लिमिट में, ठीक। तो चंद्रशेखर लिमिट कितनी होती है, 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, यानी कि
सन के मास का लगभग 1.5 गुना, लगभग 1.4, ठीक है। तो ये मास की यूनिट है। इसके बाद आ जाते हैं हम, इसके बाद AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। और इसके बाद ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास को नापने की, और ये सिंगल एटम के मास जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नापने के भी काम में आता है, ठीक। इसके बाद हमारे हैं कुछ टाइम को नापने के लिए हमारे प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे सोलर डे, ठीक है। तो 1 सोलर डे 24 आवर्स का होता है, जबकि 1 साइड रियल डे जो होता है हमारा वो होता है 23 आवर्स एंड 56 मिनट का, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी ये यूनिट्स हैं, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका आपको फिज़िक्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वैसे डेली लाइफ में तो आपको पता ही है, मीटर किलोग्राम सेकंड से ही काम चल रहा है, ऑलराइट। इसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या हैं, तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन हमें ये बताते हैं, चलिए, कि किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को किस फंडामेंटल क्वांटिटी के कितनी टर्म में यूज़ किया गया है, सही, फंडामेंटल क्वांटिटी को किस रेशियो में यूज़ किया गया है, किसी और कैसे कैसे यूज़ किया गया है किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो डायमेंशन हमें ये बताती हैं, क्या बताती हैं, कि पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन अ ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो कितनी पावर में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, या ड्राइव क्वांटिटी में कितना यूज़ किया गया है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का, कितनी पावर का यूज़ किया गया है, ऑलराइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशन है, लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को K से, करंट को A से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N और ल्यूमिनस इंटेंसिटी J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायमेंशंस हैं इसकी, ठीक। इसके अलावा डायमेंशन के यूज़ क्या हैं, डायमेंशन के 3 यूज़ हैं बेसिक, और यहाँ पे ये डायमेंशन के मेन यूज़ हैं, आपको पता होने चाहिए। इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, यूनिट को कन्वर्ट करना, फॉर्मूला को ड्राइव करना, ये 3 यूज़ हैं डायमेंशन के। क्या नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता, इट डज नॉट define the value of constant and a formula, ठीक है। इसके बारे में आगे में बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। पहले चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सबने पढ़ा है, S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पढ़ा है सबने, बिल्कुल सही बात। नहीं पढ़ा होगा तो 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S क्या है, ये है डिस्टेंस, U क्या है वेलोसिटी, T क्या है टाइम, A क्या है एक्सेलरेशन। तो हम कैसे चेक करें, तो चेक ऐसे करें कि जो इधर की डायमेंशन है ना, वो LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है, L लिख दिया। जो डायमेंशन ये आई है वही डायमेंशन ये आनी चाहिए, तो हम कहेंगे इक्वेशन आपकी एकदम सही है। चलो चेक करते हैं। x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, L, तो हमने L लिखा, ओके। तो हमारे पास LHS में कितना आ गया, L आया। चलो RHS देखो, V इनिशियल T यानी UT, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितना, लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बचा L प्लस, अब हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, AT स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा लेंथ। तो ये जोड़ने के बाद, हाँ जोड़ने के बाद डायमेंशन सेम रहती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही कटेगी या जुड़ेगी, वैसे नॉर्मल L प्लस L ही हो जाएगा। तो हमारा L इज इक्वल टू L आया, तो इससे हमें पता चला ये इक्वेशन एकदम बिल्कुल भैया सही है, ठीक। तो फर्स्ट यूज़ किसी भी इक्वेशन को चेक करना, कैसे चेक करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, ऑलराइट। दूसरा यूज़ यूनिट को कन्वर्ट करना,
यूनिट को कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो हमें 1 न्यूटन को CGS में बदलना, डाइन में बदलना, ठीक है। देखिए जो न्यूटन है वो SI सिस्टम है, SI सिस्टम वो ये MKS का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, और इसे CGS में बदलना है। चलिए बदलते हैं इसको ज़रा। डायमेंशन ली हमने MLT-2, ये इसने LMT लिख दिया गलती से, MLT-2, ठीक है, याद रखना। चलिए एक ही बात है, ये हो चाहे ये हो, ठीक। तो मतलब 1 न्यूटन में 1 मीटर लेंथ है, 1 किलोग्राम मास है, 1 सेकेंड है, और ये इसका -2, ये स्क्वायर है, मतलब ये इसकी पावर है -2, ऑलराइट। और 1 डाइन में हम लें 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम और 1 सेकेंड लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन कर दिए, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम 1 ग्राम, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऑलराइट। अब इन्हें एक जैसी यूनिट में चेंज करते हैं। हमें पता है क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने यहाँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम लिखा। 1 सेकेंड तो सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये होगा 100 इंटू 1000, और ये तो कट गया, तो ये हो जाए 10⁵। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁵ डाइन, ऑलराइट, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ से दोबारा देख लेना, ठीक, सिंपल है यार। 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन किया, तो वही लिखा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसको बंद किया CM, 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ऐसे किया, इसकी पावर -2। ये तो कट गया, ये भी कट गया, सॉरी ये कटा कैसे, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। इसमें 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1000 लिखा, 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर लिखा, ये तो 1 सेकेंड बराबर है, कट गया। तो 100 इंटू 1000 कितना हो गया, 10⁵ हो गया, क्लियर, ओके। ऐसे हमने बदल दिया इसको, ऐसे ही बदलते हैं। तीसरा, फार्मूला को ड्राइव करना। फार्मूला कैसे ड्राइव करें, देखो हमें टाइम पीरियड निकालना है। ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का वो किस किस पर डिपेंड करता है, हमें पता है लेंथ पे डिपेंड करता है और एसिलेरेशन पे डिपेंड करता है, ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हमें दो चीज़ें पता है, L पे डिपेंड करेगा और G पे डिपेंड करेगा। तो हमने लिखा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B। डायमेंशन में हमें क्या निकालना, बेसिकली ड्राइव फार्मूला करना है, तो हमें पता है कितनी वेरिएशन है, मतलब इनकी पावर्स क्या है वो निकाल लो, हो जाएगा फार्मूला ड्राइव, ठीक है। तो चलो भाई, T इस डायरेक्ट L की पावर A हमें पता है लेंथ पे डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, लिख दिया। तो T इज इक्वल टू K L की पावर A G की पावर B, ठीक। हमने K जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, अभी मैं बताऊँगा कांस्टेंट की, इसकी जो लिमिट है डायमेंशन से हम जो ड्राइव फार्मूला करते हैं उसकी लिमिट है। तो चलिए पहले समझते हैं। तो डायमेंशन टाइम की लिखी, तो इसमें L0 है, M0 है, T की पावर है 1, बस टाइम की डायमेंशन क्या T, तो T की पावर 1, लेंथ और मास तो 0 है। लेंथ के लिए हमें पता है लेंथ की 1 हो जाएगी, मास और टाइम 0 हो जाएगा, तो L की पावर 1। G के लिए LT-2, क्योंकि लेंथ है भाई, G एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इतना लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, तो LT-2 हो जाएगा इसके, ऑलराइट। तो L1 T-2। अब हम इसे लिखेंगे L, यहाँ T की डायमेंशन लिखी, इधर K इसकी डायमेंशन लिखी, इसकी पावर A, इसकी डायमेंशन लिखी, इसकी पावर B, ठीक है। दिखा कंपैरिजन किया, ये हो जाएगा L की पावर A M0 T0, यहाँ हो जाएगा L की पावर B M0 T की पावर -2B। अब L को एक तरफ, L को एक साथ जोड़ा, M तो 0 है ही, T को एक साथ जोड़ा, तो L की पावर हो गया A इसकी और B इसकी, तो L की पावर A प्लस B। M तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T की पावर यहाँ 0, यहाँ -2B, तो T की पावर -2B, ओके। अब कंपैरिजन करेंगे, तो L की पावर यहाँ देखो, यहाँ A प्लस B बराबर 0, तो ये लिख दिया। M तो 0 है ही, तो 0, यहाँ T की पावर -2B बराबर 1, तो ये हो गया, ओके। तो B बराबर कितना है, 1/2, भाई B बराबर कितना है, -1/2, सॉरी, B बराबर -1/2। A बराबर कितना है, 1/2, तो हमने लिख दिया। A की वैल्यू को यहाँ रखा इसमें, B की वैल्यू को यहाँ रखा, कितना आया, K और L की पावर 1/2, G की पावर -1/2। अब 1/2 मतलब अंडर रूट,
तो टी की पावर आएगा के अंडर रूट में एल अपॉन जी। अब यहाँ इसकी जो लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है, ये के की वैल्यू नहीं देगा आपको, के इज़ नॉट डिफाइंड बाय द प्रोसेस। ऑलराइट, वैसे के की वैल्यू कितना 2 पाई होती है, इस प्रोसेस से हमें नहीं मिल रही, तो ऐसे हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। ओके, इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली किसी भी फिगर में किसी भी क्वांटिटी, जैसे हमने लिख दी, जैसे पाई की वैल्यू है, हम लिखते हैं 3.14, सही है, वो हम लेते हैं उस वैल्यू तक। तो ऐसे हमने मेज़रमेंट किया, बहुत लंबा वैल्यू आई, बहुत लंबा मेज़रमेंट किया, उसमें जो हमारे काम की चीज़ है ना, जो हम लेंगे, जिनका फ़र्क पड़ता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसीलिए द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, पहला रिलायबल डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट which are directly obtained from the particular measurement are called significant figure। ठीक है, जैसे कोई भी फिगर है उसमें बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू आ गई, लेकिन जो हमारे काम की है, जो जिसका असर रहेगा, ठीक है, वो हमारी जो फिगर हैं हम उनको ही काउंट करते हैं। ठीक, अभी आगे बात करेंगे। जैसे सपोज करो मैं एक वैल्यू ले लूँ, जैसे कोई वैल्यू ले ली 2.500 इस तरह से, तो मुझे पता है 2.5 ये मेरे काम का है। ठीक, सही है, मतलब एग्जैक्ट इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। तो हम ले लेते हैं ना ऐसे, तो ये इसी में आता है, राउंडिंग ऑफ में और सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। ठीक, तो अभी समझ लो। ठीक, तो इसी तरह से फिज़िक्स में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जो हमें यहाँ पर, जिनका अपना एक सिग्निफिकेंस हो, जिनकी हमें कैलकुलेशन में पूरी नीड हो, कैलकुलेशन में जिनका यूज़ हम लेके चलें, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसके लिए आपको बुक में बहुत सारे रूल मिलेंगे। वीडियो में मैंने बस 2 ही रूल बताऊंगा आपको बस, और दोनों से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? जैसे ये है, मास में हमने लिखा 6.11 ग्राम, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। टाइम है 12.76 सेकेंड, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इसके रूल क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई फिगर सिग्निफिकेंट है या नहीं है? 2 ही रूल है। बुक में आपको हो सकता है ज़्यादा देखें, पर यहाँ 2 रूल हैं, इन 2 रूल से आपका काम चल जाएगा। पहला रूल, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल का पॉइंट अवेलेबल है, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट है। वैसे तो सभी में होता है, आप कहोगे कि सर पॉइंट तो सभी में होता है, जैसे मैंने लिखा 2, इसके बाद भी पॉइंट है, ऐसी बात नहीं कर रहा, जिसमें दिखाया उसने, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ऐसे नंबरों में फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद सभी नंबर सिग्निफिकेंट हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, जैसे 6.5700 फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है? 6, इसके बाद सभी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो कितने हैं? 3 और 2 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें 3.0980, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या? 3, इसके बाद सभी, तो फिर तो सभी जो हैं इसमें कैसे हो गए? सिग्निफिकेंट, तो 5। इसकी बात करते हैं, इसमें 0 0 0, यहाँ आया फर्स्ट नॉन ज़ीरो, तो बस इसके बाद ये दोनों सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो हमें क्या देखना? डेसिमल पॉइंट में फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद सभी के सभी फर्स्ट नॉन जीरो में जितने भी नंबर हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में। दूसरा आता है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर हैं, उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट नॉन ज़ीरो तक सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे ये वाला नंबर है, ये इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से हमने देखा ये नंबर है 0534070, तो इसमें 53407 जो है 7th, यानी 5 से लेके 7 तक ये जो नंबर हैं ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, तो बस यही है जो है। ऑल राइट, ठीक। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर थे। इसके बाद हमारा
आता है नेक्स्ट। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वैसे तो मैं नॉर्मली वीडियो बनाना चाह रहा था, पर अब की बार मैंने स्लाइड वाली वीडियो बना ली तुम बच्चों के लिए। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और लाइक करना यार। वीडियो को काफ़ी मेहनत लग गई वैसे इसे बनाने में, ठीक है। देखने में लगता कुछ नहीं है इसमें, तो ऐसे ही लिख दिया होगा, पर नहीं, वाकई में मेहनत करी है, ठीक है। लव यू गाइस, थैंक यू।